गुड इवनिंग सभी को। हम लोगों ने कल पढ़े थे कि फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों ने 1791 में पूरी तरह से प्रिपेयर किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। तो ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देखते हैं। ओके, यही है वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का। ठीक है, किंतु इसको थोड़ा पैराग्राफ से नीचे हम लोग देखेंगे। ओके, ये फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिगिन ही होता है, ये शुरू ही होता है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन से। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, यहाँ से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है। ठीक है, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो कौन कौन सा राइट दिया गया वहाँ का सिटीजन को, उस पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइट टू लाइफ का राइट दिया गया सिटीजन को। दिया गया मतलब लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और इसी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का राइट भी दिया गया, और साथ साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ का राइट भी दिया गया फ्रांस का सिटीजन को। किंतु ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो राइट जो है ये एक बड़ा सा मजाक था, ये एक ग्रेट जोक का तरह था। और क्यों हम ऐसे कह रहा है, क्योंकि फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, तो फ्रांस जैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बने, ठीक है, एब्सोल्यूट मोनार्की से जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखे ही है कि जो वोटिंग राइट जो दिया गया था जनरली फीमेल को तो दिए ही नहीं। तो यहाँ बात कर रहे इक्वलिटी बिफोर लॉ का, और फीमेल को कोई वोटिंग राइट था ही नहीं। तो ये बड़ा सा मजाक नहीं तो और क्या। सेकेंडली बात कर रहे हैं कि वोटिंग राइट अगर मेल का भी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था जो लोग 3 डेज का लेबर्स 3 डेज वेज जो होगा उतना इक्वल्स टू, अगर वो लोग टैक्स पे करते तो उन्हीं लोगों को वोटिंग का राइट दिया गया था। तो बाकी को वोटिंग का राइट था ही नहीं। जो पुअर पीपल था तो उनको वोटिंग का राइट था ही नहीं, ना तो उन लोगों को इलेक्टर बनने का राइट था, ना तो उन लोगों को नेशनल असेंबली का मेंबर बनने का राइट था। तो ये बड़ा जोक नहीं है तो क्या है, दैट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ का नाम ये एक बड़ा सा जोक ही था। ओके, तो ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, ये यहाँ पर आप सोर्स भी में देखेंगे। एक जर्नलिस्ट थे फ्रांस का, ये जर्नलिस्ट जेन पॉल, इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज करते हुए लिखे, टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल, टास्क ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पीपल हैज़ बीन गिवन टू द रिच। दैट मीन्स पीपल को रिप्रेजेंट करने वाला जो टास्क जो एक काम में सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया, वो अधिकार सिर्फ किसको दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को। दैट मीन्स इलेक्टर बनने का राइट है, और साथ साथ नेशनल असेंबली का मेंबर बनने का राइट सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को दिया गया। तो इसीलिए तो ये जर्नलिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज की है। ओके, अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, तो ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। तो वो जनरली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो वो तो हम लोग नहीं समझे, किंतु उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ पर है ही। तो जैसे कि राइट साइड में देखिएगा, तो नंबर 1 में जो हाईलाइटेड पोर्शन जो है, तो आर्टिकल 1 में देखिएगा क्या लिखा था कि मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट। दैट मीन्स जन्म से वो लोग क्या है, मेन क्या है, फ्री है और इक्वल इन राइट है। तो वही तो बोल रहे, सिर्फ लिखने के लिए है ये। ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ये सीमित है, पेपर तक सीमित है। जैसे कि आपने देख ही लिए, फीमेल को कोई राइट दिया ही नहीं, ना वोटिंग राइट दिया गया, और इसी तरह से जिनका पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको भी कोई वोटिंग राइट दिया ही नहीं। तो ये एक बड़ा मजाक था ही आर्टिकल 1। आर्टिकल 6 को देखेंगे, सारा आर्टिकल को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, 2 ही आर्टिकल उठा के देखेंगे तो उनका असलियत जो है सामने में आ ही जाता है। तो आर्टिकल 6 को अगर देखोगे, तो आर्टिकल 6 यहाँ पर लिख रहे कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू
पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। दैट मीन्स लॉ फॉर्मेशन में सभी सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते। तो क्या कर सकता था सभी सिटीजन? नहीं ना, सिर्फ जिनका पास प्रॉपर्टी वही लोग ना पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फीमेल का तो वहाँ पर कोई बात ही नहीं था, कोई राइट ही नहीं था। तो ये भी तो एक बड़ा मजाक था। दैट मीन्स सिर्फ ये पेपर तक सीमित था ना ये राइट। और इसी तरह से ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट बोल रहा है। ऑल सिटीजन्स इक्वल कहाँ था? लॉ का बिफोर में तो था ही नहीं। तो ओके, ये जो आर्टिकल जो है 1 और 6 काफ़ी है कि फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन का असलियत जानने के लिए। ठीक है, ओके। अब यहाँ कुछ सिम्बल्स है, इस सिम्बल्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो 18th सेंचुरी में अगर हम लोग फ्रांस का बात करेंगे या तो पूरा यूरोप का ही बात करेंगे, तो लिटरेसी वहाँ था ही नहीं। तो कहने का मतलब ज़्यादा लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो ज़्यादा लोग वहाँ पर रीड एंड राइट नहीं कर पाते थे। तो रिटर्न फॉर्मेट में जो भी चीज़ लिखा होगा तो उसको समझने वाले लोग भी तो कम थे। इसीलिए बहुत सारा सिम्बल्स का यूज़ किए थे, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सिम्बल्स का यूज़ करते थे। जैसे कि सिंबल नंबर 1 में द ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन जो है ये सिंबल है फ्रीडम का, ये सिंबल है बिकमिंग फ्री का। ठीक है, फ्री होने का सिंबल है, फ्रीडम का सिंबल है ब्रोकन चेन। और ब्रोकन चेन जो है फ्री होने का सिंबल कैसे है? क्योंकि उस समय जो है चेन जो है यूज करता था स्लेब को बांध करके रखने के लिए। अब चेन ही टूटा हुआ है, ब्रोकन है, कहने का मतलब वो स्लेब फ्री है। दैट मीन्स ये फ्रीडम का सिंबल है। ठीक है, और सेकेंड में देखिएगा बंडल्स ऑफ रॉड से। बंडल्स ऑफ रॉड ये सिंबल है यूनिटी का। और ये यूनिटी का सिंबल कैसे है? तो देखिए, बंडल्स ऑफ स्टिक हो या तो बंडल्स ऑफ रॉड हो, सिंपल सा बात है। एक स्टिक होगा तो कोई भी तोड़ देंगे, तो बहुत सारा स्टिक होंगे एक साथ रखा हुआ है तो उसको आसानी से कोई नहीं तोड़ पाते। तो इसी तरह से यहाँ पर बंडल्स ऑफ रॉड जो है ये यूनिटी का सिंबल है। ओके, अब थर्ड सिंबल देखिए आई। विद इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का विद इन में हो या तो कहीं पर भी हो, आई सिंबल है नॉलेज का। आई है सिंबल किसका? नॉलेज का। और इसी तरह से अनदर सिंबल देखिए सेप्टर। जैसे कि आप पुलिस का पास देखते हो, उनका पास डंडा होंगे, या तो इंस्पेक्टर होंगे उनका पास पिस्तौल होंगे, तो वो क्या शो करता है? उनका पावर है ना। इसी तरह से सेप्टर जो है, जैसे कि उस समय का रॉयल किंग होंगे, मोनार्क होंगे, वो लोग यूज़ करते थे इस तरह का जो लाठी, तो ये उन लोगों का पावर को शो करती थी। और इसी तरह से स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। तो यहाँ पर जो है ठीक है एक रिंग बन रहा है, तो रिंग का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट ना तो एंडिंग पॉइंट, वो तो रिंग है ना, एक सर्कल है ना, तो उसका ना एंडिंग होता है ना तो स्टार्टिंग होता है। दैट मीन्स ये इटर्निटी कोई सिंबल है, ये इटर्निटी का सिंबल है। ठीक है, जिसका ना तो अंत है ना तो शुरुआत है। ओके, इसी तरह से रेड कैप जो है, रेड कैप सिंबल था फ्री का। जैसे कि ब्रोकन चेन भी फ्रीडम का सिंबल था, इसी तरह से रेड कैप जो है ये भी फ्रीडम का, फ्री का सिंबल है। और इसी तरह से अनदर सिंबल है ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड, थ्री कलर यहाँ दिख रहे हो, ब्लू वाइट एंड रेड। ब्लू कलर जनरली उस समय वहाँ का जो नोबल पीपल को शो करते थे। ठीक है, सेकेंड स्टेट का लोगों को। और वाइट जो है कैलर्जी को शो करते थे, फर्स्ट स्टेट का लोगों को। और रेड जो है इसी तरह से रिमेनिंग को। और बाद में ये जो थ्री कलर जो है ये इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी को शो करने के लिए यूज़ किया है ये थ्री कलर। और यही थ्री कलर जो है फ्रांस का फ्लैग में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, another symbol winged women। winged that means एक
लेडी है जिनका बैक में देख सकते हो पंख भी लगा हुआ है। तो विंग्ड वीमेन जो है ये सिंबल है लॉ का, दैट मीन्स लॉ का रूल रहेगा, रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ पर्सन नहीं होगा। और इस तरह से लॉ टैबलेट जो है, लॉ टैबलेट जो दिख रहे दोनों का साइज भी सेम है, तो ये सिंबल है। लॉ टैबलेट जो है सिंबल है, ये लॉ जो है सबके लिए सेम है और इक्वल है, ये सिग्निफाई करता है लॉ का टैबलेट। ठीक है, लाइन चला गया तो फिर चला आया तो हम भी क्लियरली दिखने लगे, पहले नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते एक्टिविटी करते थोड़ा सा। चलो एक्टिविटी में देखो, आइडेंटिफाई द सिंबल्स इन बॉक्स 1 विच स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो सिम्बल्स अभी हम लोगों ने जो जिसके थ्रू हम लोग अभी सिम्बल्स को पढ़े हैं, तो उस सिम्बल्स से आप लोग यहाँ पहचानिए कि यहाँ पर लिबर्टी के लिए कौन कौन सा सिम्बल हम लोगों ने यूज़ किए थे। लिबर्टी के, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, तो नंबर 1 था ब्रोकन चेन, नंबर 2 था आपका रेड कैप। अब इक्वलिटी का सिंबल क्या था? इक्वलिटी के लिए टैबलेट था ना, लॉ टैबलेट था, ठीक है, वो इक्वलिटी का सिंबल था। और फ्रेटर्निटी मीन्स यूनिटी है, तो वो बंडल्स ऑफ रॉड था। ओके, चलो। और नंबर 2 में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द पेंटिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन फिगर 8 बाय रीडिंग ओनली द सिंबल। फिगर 8 का जो सिंबल जो है, ठीक है, सिर्फ सिंबल देख करके उस फिगर का मीनिंग आप एक्सप्लेन कीजिए, सिर्फ सिंबल देख करके, ठीक है, फिगर 8 का। और सिंबल देख कर सिर्फ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाकी फ्रेंच भी लिखा हुआ है, आप समझेंगे नहीं, ठीक है। चलो हम फिगर देखते हैं। यही है फिगर 8, ठीक है। अब ये फिगर 8 देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए इसका मीनिंग। तो देखिए सिंपल सा है, जो लिखा है फ्रेंच में लिखा है, समझेंगे नहीं आप। और ऊपर में देखिए एक विंग्ड वीमेन का वहाँ पर पिक्चर है, तो ये क्या शो कर रहा है? लॉ को है ना। विंग्ड वीमेन क्या को किस चीज़ का सिंबल है? लॉ का सिंबल है, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ वहाँ पर रहेगा, ये सिग्निफाई करते। और उस तरफ में देखिएगा 3 कलर्स ब्लू, रेड एंड वाइट शो कर रहा है, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी को शो करता है। और जस्ट नीचे में देखिएगा लॉ टैबलेट है, तो ये क्या शो करता है? इक्वलिटी का शो करता है, ठीक है, डन। थोड़ा ऊपर नीचे करते रहना पड़ता इस फिगर को। चलो नेक्स्ट 3 में कंपेयर द पॉलिटिकल राइट्स, ओके, which the Constitution of 1791 gave to the citizens with Article 1 and 6 of the Declaration सोर्स सी। सोर्स सी में हम लोग ने डिस्कस किया आर्टिकल 1 में क्या था, है ना। दैट मीन्स वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन का असलियत क्या था, हमने डिस्कस किए थे ना आर्टिकल 1 में और आर्टिकल 6 में। आर्टिकल 1 एंड 6 दोनों में यही बोला था कि मेन आर बोर्न फ्री एंड ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ बोला था। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो अधिकार दिया फ्रांस में सिटीजन को 1791 में, तो क्या सभी को इक्वल राइट दिया गया था? तो डेफिनेटली नहीं। वोट देने का जो राइट दिया गया था सिर्फ किनको? जिनका पास प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये इट वॉज अ ग्रेट जोक, सिंपल इतना हम लोग कहेंगे कि इट वॉज अ ग्रेट जोक, ओके। दैट मीन्स देयर वॉज नो सिमिलैरिटी बिटवीन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द प्रैक्टिकली द राइट विच वॉज गिवन टू द सिटीजन ऑफ फ्रांस। तो वहाँ कोई सिमिलैरिटी नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कुछ और राइट दे रहा है कुछ, ओके। 4 में देखिएगा विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वुड हैव गेंड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो बना है, उससे जनरली किसको बेनिफिट मिला? तो किसको बेनिफिट मिला होगा? 1791 में फ्रांस को एक एब्सोल्यूट मोनार्की से जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किए, तो ये कन्वर्ट कराने वाले लोग तो जनरली थर्ड स्टेट का लोग ही थे, ठीक है, इन्हीं लोगों का इनिशिएटिव में हुआ ही है, ठीक है। तो
अब यहाँ पर देखो इससे बेनिफिट किसको मिला, तो क्या पूरा थर्ड स्टेट का लोगों को मिला? नहीं, बेनिफिट मिला थर्ड स्टेट में भी सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल को। क्यों? क्योंकि रिच ही लोगों को वोट देने का अधिकार भी था, वही लोग एक्टिव सिटीजन कहते थे, वही लोग इलेक्टर भी बन सकते थे, वही लोग नेशनल असेंबली का मेंबर भी बन सकते थे। तो थर्ड स्टेट में पुअर पीपल को कहाँ अधिकार था? तो यहाँ पर इतना ही कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेनिफिट मिला, इसका गेन जो हुआ, सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट का रिच पीपल को मिला। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ग्रुप वुड हैव हैड रीजन टू बी डिससेटिस्फाइड? कौन से ग्रुप डिससेटिस्फाइड हुए होंगे 1791 का जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन से? डिससेटिस्फाइड कौन लोग हुए होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड स्टेट का ही पुअर पीपल हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को पैसिव सिटीजन कहा गया, और वीमेन भी हुए टोटल, क्योंकि उन लोगों को भी पैसिव सिटीजन कहा गया, उन लोग को वोट देंगे अधिकार ही नहीं था। और दूसरा चीज़ यहाँ पर कैलर्जी एंड नोबिलिटी लोग भी डिससेटिस्फाइड हुए। क्यों हुए? कैलर्जी एंड नोबिलिटी का जो प्रिविलेजेस था बाय बर्थ पहले, उसको एबोलिश किया गया ना। जब फ्रांस जो है एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, तो वो स्पेशल प्रिविलेजेस को एबोलिश किया, तो नोबिलिटी एंड कैलर्जी का लोग भी डिससेटिस्फाई हुए। ओके, 5 number, imagine the impact of the event in France or neighboring countries such as Prussia, ऑस्ट्रिया, हंगेरी और स्पेन। दैट मीन्स फ्रांस में जो डेवलपमेंट हो रहा था, दैट मीन्स फ्रांस में जिस तरह से चेंजेस आ रहा था, एक एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जब कन्वर्ट हो रहे थे, तो इसका इफेक्ट क्या रहा होगा नेबरिंग कंट्रीज़ में, यूरोप, दैट मीन्स फ्रांस का नेबरिंग कंट्रीज़ में। डेफिनेटली जो नेबरिंग कंट्रीज़ का मोनार्क होंगे, ठीक है, नोबल्स होंगे, कैलर्जी होंगे, तो जो सिस्टम वहाँ पर भी चल ही रहा था बाकी यूरोप में, तो वो लोग डेफिनेटली दे माइट हैव अफ्रेड ऑफ द सिचुएशन डेवलपिंग इन फ्रांस, है ना। फ्रांस में जो सिचुएशन डेवलप हो रहा था उससे वो लोग डर गए होंगे, है ना। तो यही सिचुएशन है। तो ओके, तो आज का हम लोग का सफ़र यहीं तक था। तो और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। और फ्रांस को रिपब्लिक बनाना है, तो इतना जल्दी हम लोग फ्रांस को रिपब्लिक कैसे घोषित करेंगे? फ्रांस को एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की तक हम लोग ने लाए, आप कुछ दिन वेट करेंगे, उसके बाद इसको फिर रिपब्लिक में लाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।